हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। पिछले वीडियो में हमने सेल के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था सेल मेम्ब्रेन। तो आज हम सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे और समझेंगे कि इसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि ओस्मोसिस क्या होता है। ओके, सो हम सेल मेम्ब्रेन और उसके ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ फिनोमिनॉन की स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो क्या आपने कभी सोचा है कि सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको कैसे मिलती है, उसके पास कैसे आती है और वेस्ट बाहर कैसे जाता है? ठीक है, वैसे अगर अपन एक चीज़ मान के चलें कि सेल जो है वो एक सिक्योरिटी लेयर है। ठीक है, सेल क्या है? सिक्योरिटी लेयर की तरह है। और जो सेल की सिक्योरिटी लेयर है उसको अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सेल के पास, सेल के चारों तरफ क्या होती है? एक सिक्योरिटी लेयर होती है जिसे अपन कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर जो वर्ड आया है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, क्यों? इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये हर चीज़ को अंदर नहीं आने देती। यानी कि जो गैसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है और CO2 है, तो वो डिफ्यूजन से निकल जाती हैं। ठीक है, लेकिन पानी, वाटर के लिए एक स्पेशल रास्ता है जिसे हम कहते हैं ओस्मोसिस। यानी कि CO2 और O2 का निकलना, जो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना और ऑक्सीजन का आना, ये जो प्रोसेस है ये तो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। ये किसके थ्रू हो जाता है? ये सेल में डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। ठीक है, बट पानी का निकलना और पानी का बाहर जाना, सेल के अंदर वाटर का निकलना और वाटर का बाहर जाना, सो वो किस प्रोसेस से होता है? उसे अपन कहते हैं ओस्मोसिस। तो वाटर के लिए जो प्रोसेस है, वाटर का इनटेक और वाटर का आउट होना, ठीक है, आउटटेक और इनटेक सेल के अंदर और आना और सेल से बाहर जाना, ये सब ओस्मोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, अब ओस्मोसिस क्या होता है इसको अपन समझते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सेल गैसेस का इनटेक और आउटटेक करेगी तो वो तो डिफ्यूजन के थ्रू हो ही रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन आ रही है और CO2 बाहर जा रही है। ठीक है, कभी CO2 अंदर आती है, कभी ऑक्सीजन अंदर आती है, तो ये सब प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू चलता रहता है। बट अब ओस्मोसिस क्या चीज़ होती है इसको अपन समझते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ अगर अपन भागते हैं, अगर पानी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ भागता है, ठीक है, थ्रू अ मेम्ब्रेन, उसे अपन कहते हैं ओस्मोसिस। यानी पानी कहाँ जाएगा? हाई टू लो। पानी हाई टू लो जाता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन अगर जा रहा है तो इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं ओस्मोसिस। ये एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही होता है। इट इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ selectively permeable membrane from a region of high water concentration to region of low water concentration until equilibrium is reached। यानी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, मतलब दोनों की तरफ की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ओस्मोसिस, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, पानी हाई से लो की तरफ जाता रहेगा। ठीक है, अब इसके बेस पर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और उनके सेल में क्या इफेक्ट्स होते हैं उनकी अपन ने स्टडी करनी है। ठीक है, सबसे पहला जो केस है वो है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक, इसके बेस पर, कंसंट्रेशन के बेस पर हमने तीन टाइप के सॉल्यूशंस को डिफाइन किया है: हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है आपका? फर्स्ट इज हाइपोटोनिक। वेर इज कर्सर? कर्सर कहाँ चला जाता है? दिस इज द हाइपोटोनिक। ओके, दिस इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड दिस इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अब अगर पानी, देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? अगर पानी ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, बाहर कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो पानी बाहर से अंदर रश करेगा, है ना? पानी कहाँ से आएगा? बाहर से अंदर आएगा ना। बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन कम है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से आपको नजर आएगा। बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, अंदर कंसंट्रेशन कम थी, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो ये जो सेल्स हैं, यहाँ पर ब्लड सेल्स का कुछ एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर आपको, तो यहाँ सेल्स गुब्बारे की तरफ फूल जाएंगी। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, अंदर कम है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा सेल में। ओके, तो सेल फूल जाएगा, स्वेल्स अप, तो सेल
स्वेल्स अप हो जाएगा, ठीक है, सेल फूल जाता है यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, वेट अ मिनट ना, ओके। अब आपको यहाँ पर इसके कुछ डेफिनेशंस नज़र आ रही हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब वाटर मूव्स आउट तो रेड ब्लड सेल्स श्रिंक हो जाती हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अपन पढ़ रहे थे, तो रेड ब्लड सेल्स स्वेल्स और बर्स्ट, कभी कभी फूट भी जाती हैं, क्योंकि जब पानी की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, तो वो अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है तो वो फट सकती हैं। बट ऐसा होता नहीं है जनरल केस में, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, ठीक है, हाइपोटोनिक सेल। जैसे आप किशमिश का एग्जांपल लिखते हो, किशमिश को पानी में भिगो के रखते हो रात में, तो बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन कम रहती है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आता है किशमिश में। पहले किशमिश कुछ इस तरह से दिखता था, पतला पतला, पर जैसे ही बाहर की जो पानी है, बाहर जो पानी की लेयर है, बाहर का पानी जब किशमिश के अंदर आता है तो किशमिश ऐसे गुब्बारे की तरह फूल जाता है, ठीक है, क्योंकि अब उसकी अंदर पानी भर चुका है, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, अंदर कंसंट्रेशन कम थी। तो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, दोनों तरफ की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है हिप्पोपोटेमस, हिप्पोपोटेमस में भी हिप्पो हाइपो ऐसे वर्ड आते हैं, हिप्पो, ठीक है, इसका मतलब होता है मोटा, ठीक है। तो हिप्पोपोटेमस कैसा दिखता है, मोटा होता है ना, इसका मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल मोटा हो जाता है, ये आप याद रखो, ठीक है। तो हाइपो हाइपो से आप याद रखना है हिप्पो, हाइपो से क्या याद रखना है आपको, हिप्पोपोटेमस याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर सेल मोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जब बाहर और अंदर पानी का लेवल बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो नॉर्मल, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो जाता है, यहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है, तो सेल्स अपने नॉर्मल साइज में ही रहती हैं, ना पानी बाहर जाता है ना अंदर आता है, तो इस केस में इक्विलिब्रियम रहता है। क्या रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है। तो सेल, इस केस में क्या होता है, सेल का साइज बिल्कुल सेम रहेगा, सेल के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब अब उल्टा, बाहर की बाहर जो है आपका, इस केस में क्या हो गया, सेल के अंदर पानी बाहर जाएगा, यहाँ सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा, तो सेल श्रिंक हो जाएगा, वाटर मूव्स आउट, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, बाहर कंसंट्रेशन कम है अब, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है और बाहर कंसंट्रेशन कम रहती है, जिसके कारण सेल का पानी अब बाहर जाने लगता है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक द मीडियम हैज अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, मीडियम में तो लोअर वाटर कंसंट्रेशन रहेगा, बट सेल में ज़्यादा कंसंट्रेशन रहती है, जिसके कारण वाटर लीव्स द सेल एंड सेल विल श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं क्रेनेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रेनेशन, ठीक है, सेल का श्रिंक होना, दिस इज कॉल्ड क्रेनेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर अपन को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। एंड प्लाज्मोलाइसिस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अपन को समझना है कि ये एंडोसाइटोसिस और प्लाज्मोलाइसिस ये दोनों क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। अब एंडोसाइटोसिस तो मैंने आपको बता दिया था, जब सेल क्या करती है, सेल में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होने के कारण, जैसे अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो अपना खाना खाता है, ठीक है, वो अपने सेल्स को इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि वो खाने को इनटेक कर सके, वो फिंगर लाइक मूवमेंट स्यूडोपोडिया बनाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये स्यूडोपोडिया है, ये क्या बन रहा है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रही हैं, लेग लाइक प्रोजेक्शन बन रही हैं, दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो जो स्यूडोपोडिया के थ्रू ये खाने को इनटेक करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। सेल टेक्स इन मटेरियल बाय एनगल्फिंग इट विद इट्स मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर उस मटेरियल को लेना, दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल से दूर हो जाती है लॉस ऑफ वाटर के कारण, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। और ये किस में होता है, प्लांट्स में होता है, ये किस में देखने को मिलता है अपन को, प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो प्लांट्स में जब ये होता है और सेल वॉल से मेम्ब्रेन दूर हटने लगती है, तो यही प्रोसेस कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। यानी कि सेल पिचक जाती है, इसमें सेल क्या हो जाती है, पिचक जाती है, और ये किसके कारण होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है और बाहर की कंसंट्रेशन कम कम रहती है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कभी कभी ये किसके कारण हाइपरटोनिक क्यों बनता है, क्योंकि बाहर मान लो नमक ज़्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन, बाहर सॉल्ट ज़्यादा है और वाटर कम है, तो वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो गई, जिसके कारण सेल का जो पानी है अब वो बाहर जाने लगता है। ठीक है, क्योंकि बाहर की पानी की कमी को दूर करना है उसको, तो सेल का पानी अब बाहर जाने लगता है, क्योंकि वहाँ पर एक हाइपरटोनिक स्टेट बन जाती है। ठीक है, तो यही कारण है प्लाज्मोलाइसिस का। तो प्लांट्स में भी ऐसा होता है कि अगर मीडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो सेल वॉल जो होती है, वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल से दूर चली जाती है, वो श्रिंक हो जाती है, क्योंकि वाटर जो होता है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर के कारण सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट्स ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ओके, तो या तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या स्टडी किया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी कर लिया, सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा डीपली हमने स्टडी किया है, और ऑस्मोसिस क्या होता है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। हाइपरटोनिक याद रखना अब आप अच्छी तरह से कि भाई हाइपो मतलब मोटा, आइसो मतलब सेम, और हाइपर मतलब छोटा। हाइपर मतलब छोटा, हाइपर कोई हाइपर होता है तो मतलब छोटा हो गया वो। ठीक है, हाइपो मतलब मोटा, हिप्पो से याद रखना, आइसो मतलब सेम। ठीक है, सो अगले वीडियो में हम सेल ऑर्गेनल्स को एक्सप्लोर करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और इन सब के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स नहीं देखे, तो उनको ज़रूर देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।